नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने 3 महीनों के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जंक्शन स्थित विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉकडाउन के चलते बिजली के बिल 3 माह तक के लिए माफ करो माफ करो माफ करो। बिजली के 3 महीनों के बिल माफ करने की मांग को लेकर शुक्रवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन तथा जंक्शन में सहायक अभियंता कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देते हुए मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। लॉकडाउन के चलते सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण प्रदेश में 22 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के चलते समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं और आमजन घरों में कैद होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि काम धंधे बंद होने के कारण वर्तमान में कोई भी व्यक्ति बिजली का बिल भर पाने में समर्थ नहीं है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व में भी बिजली के बिल माफ करने की बात कही गई थी, परंतु बिजली वितरण कंपनियां जबरन वसूली कर रही हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण जहां पूरे प्रदेश में रोजगार व रोटी का संकट है, ऐसी स्थिति में आमजन बिजली के बिल कहां से भर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। ज्ञापन में 3 महीने के घरेलू बिजली बिलों को माफ करते हुए प्रदेश के लगभग 7 करोड़ प्रदेशवासियों को राहत देने की मांग की गई है। इस दौरान बीएस पेंटर, वेद वक्कासर, रघुवीर वर्मा, कामरेड रामेश्वर वर्मा, एडवोकेट देवर्थ आदि मौजूद थे। आज पूरे ज़िले के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बिजली के बिल जो कोविड-19 में जो बिजली का बिल है उसको माफ़ करने की मांग को लेकर के आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम एक दिन का धरना लगा रही है और मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रही है कि ऐसे हालात में जब सारे टोटल जितने मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग के काम बिल्कुल बंद हैं, दुकानें बंद हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आज वो बिल देने की हालत में नहीं है। ऐसी हालत के अंदर सरकार को संवेदना सहित चाहिए कि ये बिल माफ़ किए जाए। जब तक कोविड-19 चलता है तब तक ये बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, यही हमारी मांग है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे जिले के अंदर जो सहायक अभियंता कार्यालय है विद्युत विभाग के, वहाँ सभी जगह धरना दे रही है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रही है, जिसमें जो हमारी मांग है वो मांग यही है कि जो पूर्व में ये बात कह रहे थे कि लॉकडाउन के चलते जितने भी छोटे व्यापारी है, छोटे काम करने वाले मजदूर हैं, छोटे ये रेडी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, सबका काम बंद हो गया और अब हनुमानगढ़ जिले में बिजली के बिल आने शुरू। हमारी इसमें ये मांग है कि पिछले 60 दिनों से मतलब राजस्थान में 22 तारीख से पूर्णतः लॉकडाउन लागू हो गया था। उसके बाद में कोई व्यापारिक गतिविधियां या दूसरे कार्य नहीं हुए, तो मजदूरी का काम नहीं हुआ है। इसलिए ये जो 3 महीने हैं इस लॉकडाउन के दौरान उसके बिजली के बिल माफ होने चाहिए। ये हमारी आज की मुख्य मांग है। सरकार हर तरफ से जनता से ही कर रही है। जनता ने पूरे लॉकडाउन को ईमानदारी से पालन किया है। 99.99% जनता घरों में रही है। सब कुछ ने बच्चों को भूखा रखा है, लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन किया है। लेकिन आज जुम्बारी है केंद्र और राजस्थान सरकार की, वो जनता की तरफ देखे जो 3 महीने से जो दुकान का शटर नहीं चका है, रेडी वाले की रेडी नहीं लगी है, ऑटो रिक्शा वाले को ऑटो रिक्शा नहीं चला है और उसने पिछले 2 महीने से घर बैठकर जो जितना था उसको खा लिया है। अब कह रहे हैं कि आप 1500, 1600, 1800 बिल आया, वो बिल और भरो, नहीं भरोगे तो आपको कनेक्शन काट देंगे। इसलिए हमारी सरकार से आपके जरिए ये हमारी मांग है कि जो 3 महीने के घरेलू उपभोक्ताओं के जो बिल है वो माफ किए जाए, दुकानदारों के किए जाए। दुकान खुली नहीं है और ये कार्यक्रम आज पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। सभी जगह सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन है, धरना है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम द्वारा पूरे राजस्थान में ये और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उसका पालन करते हुए हर वो ऑफिस जो बिजली विभाग का है उस पर प्रदर्शन कर ये मांग की जा रही है कि पहले ये चर्चा थी कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में राजस्थान में जो 2 माह से लॉकडाउन चल रहा था, हर वो आदमी, आम आदमी, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार मजदूर जो घर में बंद है उसकी रोटी रोजी खत्म है और हालत तो ये है कि उसके पास खाने का अनाज भी नहीं है। इस हालात में वो बिजली का बिल कैसे भरेगा? लेकिन अभी चर्चा आ रही है कि बिजली का बिल भरवाएगी सरकार। तो हमारी ये सरकार से गुजारिश है, ये हमारी मांग है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ये मांग करती है
कि 2 माह के लिए पूरे राजस्थान में बिजली के बिल उन तमाम लोगों को जो दिहाड़ीदार मजदूर है, गरीब है, होमस्टे वाला है, रेडी वाला है, तमाम उन लोगों के बिजली के बिल 2 माह के लिए माफ करें, ताकि एक राहत इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते एक आम जनता को इस राहत पहुंचे। ये हमारी स्थगित करना कोई इसका समाधान नहीं है। 2 माह के बाद भी ऐसी हालत बनने वाली नहीं है कि आम आदमी के पास के हाथ में कोई पैसा आ जाएगा। बिल्कुल अभी वसूल रही है, आप ऑनलाइन बिल अभी भर सकते हो, ये हालत है। दानतोर से बिहार जा रहे 17 प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा सतीपुरा के रिलीफ सेंटर भिजवाया गया है। दानतोर से बिहार जा रहे 17 प्रवासी मजदूर शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। सतीपुरा नाका पार करने के बाद डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास मजदूरों से बातचीत की गई। मजदूरों ने बताया कि अचानक लगे लॉकडाउन के बीच वे दानतोर में फंस गए थे। आर्थिक परिस्थितियों से जूझने से अच्छा उन्होंने घर वापसी का रास्ता अख्तियार किया और हजारों किलोमीटर के पैदल सफर पर निकल पड़े। श्रमिकों ने बताया कि घर से दूर वे परिवार की आजीविका चलाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लॉकडाउन के कारण उन्हें घर से इतने समय दूर रहना पड़ेगा। लॉकडाउन में काम नहीं मिला तो घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दानतोर से चले इन श्रमिकों को रास्ते में किसी भी नाके पर रोका नहीं गया। नाके सील थे और रास्ते में किसी ने भी इन श्रमिकों की सूद भी नहीं दी। भारी भरकम सामान कंधों पर लादे ये मजदूर हजारों किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय करने को मजबूर हैं। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की गाड़ी द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को सतीपुरा में स्थापित रिलीफ सेंटर भिजवाया गया है। दानतोर से बिहार जाएंगे, पैदल जाएंगे। दानतोर से हम 12 तारीख को हम चलेंगे। अभी तो जाएगा करेंगे, पैदल जाएंगे, 16 दिन लगेंगे। आटा तो है हमारा पास, जहाँ सोएंगे वहाँ पर बना के खा कर सो जाएंगे। बस पैदल हम लोग चलते रहेंगे। नाका वाला कोई नहीं रोका। एक आदमी रोका था, बोला था कि यहाँ पर रुको, हम व्यवस्था आपको करा देते हैं, खाना वाना की व्यवस्था कुछ करा देंगे, आपको सवारी की व्यवस्था भी हम करा देंगे। आप जा सकते हैं, बिहार जब जा सकते हैं तो जा सकते हैं। अभी जो है सूचना मिली है कि 17 जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पे रोके गए हैं, पैदल ये लोग चल रहे थे। जैसी सूचना प्राप्त हुई है, इनको जो है आपदा की जो गाड़ी है उसके द्वारा जो हमारे रिलीफ सेंटर है सतीपुरा जो स्कूल में बनाया है वहाँ इनको ले जाया जा रहा है। वहाँ इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, इनके खाने पाने की जो व्यवस्था की जाएगी। फिर इन डिटेल जो रिपोर्ट है ये लोग कहाँ से आए हैं या तो इन्हें निकाल दिया गया जिस जगह से ये आए, और वो पूरी जो रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश। राहत पैकेज में प्रदेश की जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाले सराफा सेक्टर के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। स्थानीय सराफा व्यापारियों का कहना है कि ज्वेलरी सेक्टर से लाखों लोगों के घर चलते हैं, ऐसे में ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए पैकेज में कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश की जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाला यह सेक्टर फिलहाल भारी मंदी की चपेट में है। विदेशों से आने वाला कच्चा माल 3 माह से नहीं आया है। ज्यादातर यूनिटों में कामकाज बिल्कुल ठप है। स्थानीय सराफा व्यापारियों ने कहा कि राहत पैकेज में सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ सहूलियतें दी है, लेकिन सराफा व्यापारियों को दुकानें खोलने की छूट भी नहीं दी जा रही। स्थानीय सराफा व्यापारी राजेश इसारिया ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में करीब 2 महीने से उनका व्यापार पूरी तरह से बंद है। शोरूम पर काम करने वाले लगभग कर्मचारी अन्य जिलों से हैं। उनके रहने व खाने पीने की व्यवस्था व्यापारियों द्वारा ही की जा रही है। राजेश इसारिया ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार कर्मचारियों की तनख्वाहें भी व्यापारी उन्हें समय पर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा सराफा व्यापारियों के बारे में राहत कोष में कोई राहत नहीं दी गई है। इसारिया ने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबार पर जिले में हजारों लोगों की आजीविका निर्भर है। लॉकडाउन की स्थिति में इन लोगों को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ रही है। व्यापारियों ने राज्य सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाते हुए दुकानों को खुलने की छूट देने की मांग की गई है। माननीय भारत सरकार द्वारा जो सभी सेक्टर में राहत पैकेज की जो घोषणा की गई है उसमें सराफा व्यापारियों को छोड़ दिया गया है, जबकि भारत के अंदर करोड़ों लोग इस सराफा व्यापार से जुड़े हुए हैं। हमारे भी मजदूर, कारीगर और हमारे जो दुकानों पे काम करने वाले कर्मचारी जो हैं 2 महीने से बिल्कुल सराफा व्यापार बंद पड़ा है। कहीं से कुछ ना आ रहा है ना जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बंद है। उसी के साथ हम लोग भी बंद बैठे हैं, लेकिन उसमें हमें किसी टाइप की कोई राहत की उसमें उम्मीद नहीं दिखाई दी कि हमें कुछ उसका फ़ायदा होगा। जबकि छोटे छोटे दुकानें खोल दी गई हैं, जबकि हमारा बहुत बड़ा योगदान है जीडीपी के अंदर। जो हमारे इतना बड़ा भारी टैक्स हमारी तरफ से दिया जाता है, जो गोल्ड की तरफ से सरकार लेती है हमसे, तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि साहब के इसके अंदर जो है
हमें भी कोई न कोई राहत पैकेज की घोषणा की जाए। राहत के अंदर तो मेरे विचार से श्रम विभाग को तो कोई किसी टाइप की कोई राहत नहीं दी गई है, ना इस संबंध में कोई बोला गया है और ना ही ये हमारा व्यापार तो इस टाइप का है जी, इसको तो गवर्नमेंट ये मानती है, ये तो एकदम टॉप का व्यापार है, तो इसमें तो राहत मिलने का कुछ नहीं राहत नहीं होता है। हमने तो राहत इतनी मांगी थी कि हमें खोलने की इजाज़त दी जाए, तो अभी तक वो भी कोई नहीं मिली है, ना तो स्टेट लेवल पे, ना प्रशासन के लेवल पे, कलेक्टर लेवल पे और ना ही सेंटर के लेवल पे। तीनों में से जो है सिर्फ व्यापार शुरू करने की ही मतलब इजाज़त कोई नहीं दे रहे हैं, राहत तो बड़ी दूर की बात है। सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि कारीगर है इसके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6-7-8 लाख कारीगर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका जो है सराफे के दम पर चलती है। जब वो कारोबार ही बंद रहेगा तो उनको काम कैसे चलेगा? उनको लोग अपनी तरफ से सहायता कर रहे हैं कि वो छोड़ के ना जाएं। हमारा ये प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो है वो कारीगर अपनी जगह रहे, क्योंकि वो मेन जो कारीगर है वो बंगाली है या मराठी है, तो वो अगर एक बार चले गए तो उसके बाद वहाँ से वापस लौट के आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हर जगह पूरी स्टेट के अंदर ये पोजीशन है, स्टेट क्या जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये पोजीशन है, हर जगह वो जो है कारीगर को अपनी थाम के रखना चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से चला ना जाए, तो लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद जो है वो उसका काम सुचारू रूप से चल सके। तो इसलिए हर सराफा एसोसिएशन अपनी तरफ से सहयोग करके और उन कारीगरों को जो है उनकी पूर्ति कर रही है। हमें सराफा व्यापार को तो ऐसा है जो पूरा खोल देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि हर आदमी के पास सोशल डिस्टेंसिंग की सिस्टम है, हर एक आदमी का शोरूम है, बड़ा भीड़ भाड़ वाला कोई काम नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हर एक के पास पूरी व्यवस्था है। सराफा काम ही ऐसा है और कोई भी दुकान के अंदर इसके अंदर भीड़ तो हो ही नहीं सकती, तो आम कस्टमर तो घुसता ही नहीं है किसी भी हाथ के अंदर। इसलिए जो है इसको खोलने से बिल्कुल भी सरकार को किसी भी तरीके से कोरोना के अंदर उसमें कोई इजाफा हो ऐसा संभव नहीं है। कल जो सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है उसमें हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार के लिए कोई भी घोषणा नहीं की है, जो कि पूर्णतः गलत है। आज पूरे देश की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन का और उनकी कारोबारियों का है, जिसके तहत लाखों कर्मचारी व्यापारी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से यह कारोबार बिल्कुल बंद है। और इस कारोबार बंद होने के कारण आज कई कर्मचारी भूखमरी की पोजीशन में आ चुके हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कारोबार की तरफ भी वो ध्यान दें और जल्द से जल्द ज्वेलरी शोरूम भी खुलवाने का कष्ट करें। आज हनुमानगढ़ की ही बात करें तो कई यहाँ शोरूम है, लगभग 200 के लगभग सुनारों की दुकान है स्वर्णकारों की, जिसमें तकरीबन ये 1000 के लगभग कर्मचारी हैं। उन सबको आज दुकानें लॉकडाउन होने की वजह से सैलरी देने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सभी व्यापारियों को, क्योंकि जब हमारा ही कारोबार नहीं होगा तो हम वो सैलरी कैसे पे करेंगे। पारिक कॉलोनी के एक श्रमिक परिवार ने सरकार से अपने विकलांग बच्चों के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की है। टाउन की पारिक कॉलोनी में रहने वाले एक श्रमिक परिवार की स्थिति लॉकडाउन में बदतर हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच काम नहीं मिलने से परिवार का भरण पोषण करना दूभर हो गया है। आर्थिक मंदी से जूझ रहे इस परिवार में पति पत्नी के साथ उनके 4 बच्चे भी रहते हैं। इनमें से एक बेटा व 2 बेटियां विकलांग हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन के बीच न ही कोई काम मिल पा रहा, न ही कोई आर्थिक सहायता। ऐसे में बच्चों के पेट की भूख शांत करने के लिए घर का राशन भी खत्म हो चुका है। परिवार के मुखिया राजकुमार ने बताया कि भारत सरकार ने श्रमिक, किसान, दीर्घ व लघु उद्योगों सहित अन्य सेक्टर्स के लिए राहत कोष फंड की घोषणा की, लेकिन ऐसे परिवारों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया जिनकी परिस्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। लॉकडाउन में आम आदमी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन को सफल बनाना और परिवार का पेट पालने का काम एक साथ करना बेहद मुश्किल प्रतीत हो रहा है। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि लॉकडाउन से पहले वो ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन अचानक हुए लॉकडाउन ने उनकी नौकरी छीन ली और उनकी तनख्वाह भी बंद हो गई। घर में विकलांग बच्चों का भरण पोषण करने का एकमात्र जरिया उसकी नौकरी ही थी, लेकिन नौकरी जाने के बाद दूध खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 1 महीने का बिल बकाया होने के कारण दूध वाले ने दूध भी देना बंद कर दिया। विकलांग बच्चियों की 750 रुपए पेंशन सरकारी खाते में आती थी, जो पिछले 1 महीने से बंद पड़ी है। ऐसे में परिवार की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। पीड़ित राजकुमार का कहना है कि विकलांग बच्चों के सहयोग के लिए उन्होंने प्रशासन और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। भारत सरकार भी भरे हुए मटकों में ही पानी डाल रही है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए कोई राहत भरी घोषणा नहीं की जा रही। लिहाजा परिवार ने सरकार और प्रशासन से आर्थिक सहयोग करने की अपील की है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 70% विकलांग है, लड़का मेरा 30% विकलांग है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन करता हूँ कि आपने 20 लाख करोड़ का जो पैकेट का ऐलान किया है, इसमें दिव्यांगों के लिए आपने क्या किया है?
दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मेरे 2 महीने हुए, दोनों बच्चियों की पेंशन नहीं आ रही है और लड़का मेरा विकलांग है। 3 बच्चे घर में विकलांग हो तो मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे यहाँ जो विधायक है कांग्रेस के, उनको भी मैंने कई बार जाके कहा तो उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं की। तो मैंने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कह रहा हूँ वे जो दिव्यांगों के लिए कोई फैसिलिटी है तो वो हमें जरूर दे। आपने दिव्यांगों के लिए कोई भी सिस्टम चलाया तो हमारे पास वो पहुंचा नहीं है। तो एक घर में 3 बच्चे विकलांग है तो मैं उनको लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तो अब बहुत परेशान हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, तो मेरी ये सहायता आप करो। इस टाइम ड्राइवरी करता हूँ, प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ, 7,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ, 3 महीने हो घर बैठे हूँ। घर किस तरह से चलता? घर तो ऐसा है जी 25 किलो कणक आती है इन बच्चियों की, उससे गुजारा हो रहा है। कुछ मैं कोई दिहाड़ी कर लेता हूँ, चेजे पर जाता हूँ, उसके 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार को, केंद्र सरकार को भी कहता हूँ भी आप जिस घड़े में पहले से जो घड़ा भरा है उसमें पानी डाल रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, और वो खाली घड़ा पड़ा है उसको आप संभाल ले रहे। जो बच्चे हैं दिव्यांगों के लिए आज तक फैसिलिटी नहीं साड़ी। आपने जो 20 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है तो जिसके पास पैसा था उसको ही आपने दिए, मजदूर को आपने क्या कुछ दिए है क्या? किसी गरीब का आपने सुना है? वे किसी गरीब के कोई दिव्यांग बच्चे हैं जो कैसे चलते हैं, कैसे सिस्टम है, एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे विकलांग, आपने क्या फैसिलिटी दी उसके लिए? बीजेपी सरकार को मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा नंबर, हमारे राजस्थान के जो अशोक गहलोत जी है, इन्होंने आज तक कोई भी प्रचार नहीं किया, कोई भी इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है दिव्यांगों के लिए ये फैसिलिटी दी जाए। तीसरा नंबर, हमारे यहाँ पर राजस्थान के हनुमानगढ़ के विधायक हैं चौधरी विनोद कुमार जी, इन्होंने भी अभी तक टीवी के अंदर कोई प्रचार नहीं किया। इनके बारे एक बार मैं बच्चे दोनों लेके गया था, ये कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या खुद हल करो। तो हम कहाँ जाएं? केंद्र सरकार से जवाब है और ये कांग्रेस सरकार तो वैसे ही इनका जवाब है, तो हम कहाँ जाएं? हमारे को सोल्यूशन बताएं या हमारा इलाज, इसको आप अपना डिसीजन लेके जो भी निर्णय है उसका देखें। से मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चियों को पेंशन है जो 750 रुपये पेंशन, इनके कपड़े भी नहीं मैं दे सकता, जो ये घिस के चलते हैं, घसीट के इनके कच्ची कपड़े फाड़ जाते हैं, मैं इनके कपड़े के लिए ही इनके असमर्थ हूँ। और दूसरापन राशन पानी तो इनका अब 3 महीने, इनको 2 साल हो गए स्कूल गए, स्कूल के अंदर 1200 रुपये महीना मेरा चल रहा है, उसके खुद मैं 1200 रुपये 1500 रुपये महीना दे रहा हूँ, तो उसके भी मेरे पास पैसे नहीं आए हैं। भी इनका किराया जो सुबह लेने जाते हैं, दोपहर में छोड़ने जाते हैं, माँ इनकी खाना खिलाने जाती है, तो हम बहुत ज्यादा परेशान है सरकार, केंद्र सरकार से। और ये कांग्रेस जो सरकार है इसको भी हम कह रहे हैं हमारा कुछ सोचो आप। सदर पुलिस ने 7 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार 2 आरोपियों का रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस चिट्टे की खरीद फरोख्त को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 7 ग्राम चिट्टे सहित पुलिस के हत्थे चढ़े 2 युवकों में शामिल हार्डकोर अपराधी राजू ठेठ गैंग का सदस्य राजेंद्र कुमार BA तक शिक्षित है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजेंद्र कुमार पुत्र कृष्णलाल निवासी वार्ड नंबर 1 गोलूवाला सियागर ने बताया कि रोजगार नहीं मिलने के कारण वह गलत संगत में पड़ गया और नशा करने लगा। उसने बताया कि करीब 10-11 दिन पहले उसके मोबाइल पर फीलीबंगा गाँव के पवन फगोड़ियों की कॉल आई। पवन ने कहा कि गाँव चोलेवाली निवासी प्रमोद उसका दोस्त है, उसके पास चिट्टा मिलता है, वह उसे फोन कर देगा। वे प्रमोद को पैसे देकर उसे चिट्टा खरीद कर लाए थे। राजेंद्र कुमार के अनुसार इस पर उसने चिट्टा खरीद कर लाने का प्लान बनाया। इसके बाद कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश निवासी वार्ड नंबर 12 गोलूवाला निवादन को अपनी क्विड गाड़ी में साथ लेकर गांव चोलावली चला गया। वहां उन्हें प्रमोद मिल गया। उन्होंने प्रमोद को 30,000 रुपए देकर उससे 15 ग्राम चिट्टा खरीद लिया। इसमें से कुछ चिट्टा उसने व कृष्ण चंद्र ने उपयोग में ले लिया। वहीं कृष्ण चंद्र ने पूछताछ में पुलिस को जानकारी दी कि वह 8वीं तक पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है तथा नशा करने का आदी है, वह भी गलत संगत में पड़ गया। मामले की जाँच कर रहे सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 17 मई तक का रिमांड मंजूर करवाया है। गोलूवाला पुलिस द्वारा दिनांक 13 को राजेंद्र और कृष्ण को 7 ग्राम चिट्टे के सहित गिरफ्तार किया गया था, तो जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। और कल इनको न्यायालय में पेश किया जाकर आगे कहां से सप्लाई लेके कहां सप्लाई देनी थी उन्हें, इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है। ये 3 दिन का रिमांड है। हाँ, पहले के हैं उर्दू में इनके वगैरह के। गांव संपत नगर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।
कोरोना सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शुक्रवार सुबह गांव संपत नगर की विवाहिता के शव का चौथे दिन पोस्टमार्टम हुआ। 3 दिवसीय मेडिकल बोर्ड ने विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम किया। महिला पुलिस थाना प्रभारी रमेश माचरा की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। विवाहिता प्रमिला पत्नी संदीप की 11 मई को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस संदर्भ में मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में 12 मई को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। 12 मई को ही जिला अस्पताल ने एहतियात के तौर पर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर बीकानेर भिजवाया था। गुरुवार शाम को बीकानेर से आई विवाहिता प्रमिला की कोरोना सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव मिली। उल्लेखनीय है कि महेंद्र कुमार उत्तर साबराम निवासी चक 18 जीजी गोविंदपुरा PS श्री गंगा रंग ने 12 मई को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी पुत्री प्रमिला की शादी करीब 4 साल पहले हनुमानगढ़ के गांव संपत नगर निवासी संदीप पुत्र देवीलाल के साथ हुई थी। उसने अपनी पुत्री की शादी में हैसियत अनुसार दान दहेज दिया, लेकिन शादी के 1 साल बाद से ही उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान किया जाने लगा। रिपोर्ट दर्ज करवाते महेंद्र ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए प्रमिला को उसके पति, ससुर, नंदोई, ननद आदि ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धारा 304B, 498, 323 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। 4 साल पहले मैंने मेरी बेटी की शादी की थी और इन्होंने 1 साल तक तो बिल्कुल सही व्यवहार किया बच्ची से, और इसके जब एक बेटा हुआ तो बेटे के बाद इन्होंने इससे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और इसे डेली मारपीट करते। इसके ससुर और ये दामाद दोनों दारू पीते हैं और रोज़ाना इसे टॉर्चर करते हैं और मुझसे ये फ़ोन पे जो है बात नहीं करने देते, हमेशा मारपीट करके। 11 तारीख को ये सीधे मेरे पास 7:30 बजे इनका फ़ोन आया और मेरे को सीधा ही कहता कि मैं तेरी लड़की मर गई है और मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। तो मैं प्रशासन से इस तरह के जानवर को सख्त से सख्त सज़ा देने की गहरा दुख हुआ, और इस तरह की जानवर ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। 3 साल से लगातार मतलब ये मारपीट वगैरह का मारपीट वगैरह करते हैं। कई बार उसने जिक्र किया और आज से 10 महीने 1 साल या लगभग 10-11 महीने पहले ये पंचायती भी हुई थी और इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आइंदाबाद में इस तरह का कोई भी घटनाक्रम नहीं होगा। मुझे यही शक है कि इसके मर्डर किया गया है। इसमें ये पारिवारिक लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसके ससुर हैं, ये खुद हैं। हॉस्पिटल में तो ये उसी दिन 11 तारीख को ही इनका वक्तव्य यही है कि हम 11 तारीख को लेके गए थे कोरोना का करके, और ये नेगेटिव सैंपल आने के बाद अभी आज इसका पोस्टमार्टम हुआ है। इससे यही मांग करते हैं कि इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के जानवर जो हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में इस तरह के लोग जो हैं वो दोबारा ऐसा जघन्य अपराध जो है वो ना करें। ये 12 तारीख को महेंद्र कुमार काजला निवासी 18 जीजी जिला गंगानगर ने थाने पे रिपोर्ट दी थी कि उसकी लड़की प्रमिला की 4 साल पहले संपत नगर निवासी संदीप के साथ शादी की थी। उसकी कल रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। हमें उसकी मृत्यु में शंका है। इस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया थाने में। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान श्रीमान CO साहब नारायण सिंह जी भाटी के नाम किए। आगे मुकदमा में वही कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसकी मृत्यु के संबंध में कारण कोई स्पष्ट नहीं थे, तो उसके मेडिकल बोर्ड को उसके लक्षणों के बारे में अवगत करवाया गया। तो उसके COVID-19 के सैंपल लिए गए थे और सैंपल की कल शाम को रिपोर्ट आने के बाद आज उसका पोस्टमार्टम करवाया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में प्रधानाचार्य के लगभग 12,000 पद हैं, जिन पर व्याख्याता व प्रधानाध्यापक से 63.33 के अनुपात से पदोन्नति की जाती है। राज्य सरकार ने जिस आधार पर इस अनुपात को लागू किया, उस समय व्याख्याताओं की संख्या 23,000 तथा प्रधानाध्यापकों की संख्या 9,000 थी, लेकिन वर्तमान व्याख्याताओं की संख्या बढ़कर 54,000 व प्रधानाध्यापकों की संख्या घटकर 3500 रह गई है। ज्ञापन के अनुसार व्याख्याता व प्रधानाध्यापक दोनों समकक्ष पद हैं तथा ग्रुप एफ में आते हैं, लिहाजा संघ पदाधिकारियों ने पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करने की मांग की है। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है प्रिंसिपल पदोन्नति में प्रधानाचार्य का जो पद है उस पदोन्नति में 67-33 के अनुपात को परिवर्तित कर संख्यात्मक अनुपात में पदोन्नति की जाए। वर्तमान संख्या में 54,000 व्याख्याता हैं, उनकी संख्या को देखते हुए इस नियम को तरंग बनाया जाए। टाउन क्षेत्र के व्यापारियों ने प्रत्येक वर्ग के छोटे दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर व्यापारी नेता बलदेव अरोड़ा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में पिछले 50 दिनों से बंद पड़ी जूते, चप्पल, मनियारी, कपड़ा आदि की दुकानों को खोलने की मांग को लेकर टाउन क्षेत्र के व्यापारियों ने व्यापारी नेता बलदेव अरोड़ा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी नेता बलदेव अरोड़ा ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से टाउन क्षेत्र की दुकानें बंद पड़ी हैं। लोग अपने घरेलू सामान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दुकानदारों ने दुकानें 50 दिनों से खोल कर नहीं देखी, इस कारण उनके घरों में भुखमरी की नौबत आ गई है। बलदेव अरोड़ा ने बताया कि छोटे दुकानदार मसलन कपड़ा, चप्पल, मनियारी, ज्वेलर्स, साइकिल, बर्तन, रेडीमेड, मोटर पार्ट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, फोटोग्राफर्स, शहनाई बैंड, हलवाई आदि का काम करने वाले अधिकांश व्यापारी अपनी सुबह शाम मजदूरी कर कमाने वाले लोग हैं। लॉकडाउन की स्थिति में अपने कर्मचारियों को 2 माह की सैलरी, बिजली का बिल, दुकान किराया देना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने एक ज्ञापन के जरिए जिला कलेक्टर से दुकानें खोलने देने की अनुमति देने की मांग की है। हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जिसके अंदर हमने लोकल जो दुकानदार की दुकानें जो लगभग 50 दिनों से बंद पड़ी हैं, वो दुकानें नियमानुसार खुलवाने के लिए उनको आग्रह किया है, क्योंकि काफ़ी ऐसी दुकानें हैं मनियारी की, बर्तन की, रेडीमेड की और छोटे छोटे नए सामान जो घरेलू जायदाद का सामान है। इसमें गांव वाले वक्त किसान भी आते हैं, वो भी इधर उधर भटकते हैं। तो दुकानदार जो 50 दिनों से दुकानें बंद पड़ी है, उनको रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। उनके पास जो कर्मचारी रह रहे हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए आगे भी उनको दिक्कत आ रही है, किराया देने में दिक्कत आ रही है। तो हमने माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि आप जो भी हमारा जिस भी जोन में आता है हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र, कृपया उसके अनुसार दुकानें खुलवाइए। और हमने उनको ये भी विश्वास उस पत्र के माध्यम से दिलवाया है कि जो भी लॉकडाउन का नियम है उसको हम पूरी रूप से पालन करेंगे। और हनुमानगढ़ के व्यापारियों ने, शहरवासियों ने पहले भी पूर्ण रूप से इसका पालन किया है। आर्थिक सहयोग प्रदान करने और दुकानों का किराया माफ करवाने की मांग को लेकर फोटोग्राफर्स व सैलून संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। फोटोग्राफर्स ने बताया कि भारतवर्ष में चल रहे लॉकडाउन के कारण शादी समारोह में फोटोग्राफी पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जो अक्टूबर माह तक जारी रहने की संभावना है। इससे टाउन व जंक्शन के 150 फोटोग्राफर्स, दुकानदार व आउटडोर फोटोग्राफर बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। फोटोग्राफर्स ने प्राइवेट व सरकारी बैंकों से कैमरों के लिए लोन लिए हुए हैं। आर्थिक मंदी के कारण फोटोग्राफर्स इनकी किस्तें भी जमा नहीं करवा पा रहे। ज्ञापन के अनुसार सरकारी बैंक ने 3 माह की राहत दी है, लेकिन बजाज कंपनी के कर्मी हर वक्त मैसेज व फोन करते रहते हैं, वे बैंक से पैसा काट रहे हैं। ज्ञापन के जरिए फोटोग्राफर्स ने संक्षिप्त शादी समारोह में काम करने की स्वीकृति दिए जाने व आर्थिक सहयोग प्रदान करने की मांग की है। इसी तरह सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालक समस्या के समाधान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सैलून संचालकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते सैलून व ब्यूटी पार्लर पूर्णतः बंद है, लेकिन सैलून की दुकानों का किराया चुकाना पड़ रहा है। आगामी आदेशों तक सैलून संचालक कारोबार बंद रखने के लिए सहमत हैं, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण वे दुकानों का किराया देने में असमर्थ हैं। ऐसे में सैलून संचालकों ने ज्ञापन के जरिए दुकानों का किराया माफ करवाने की मांग की है। जी, हम सब सैलून संचालक और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड जितने भी संचालक यहाँ आए हुए हैं, हमारा मेन उद्देश्य है इस महामारी को देखते हुए जब तक गवर्नमेंट के आदेश रहेंगे हम सैलून नहीं खोलते और न ही काम करेंगे।
लेकिन 95% जो लोग हैं किराए की दुकानों में हैं, तो उनके किराए बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम सब परेशान हैं। तो किराया कम से कम करवाया जाए या माफ़ करवाया जाए, इसी के लिए हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस बीमारी के साथ जो हम सब परेशान हैं, और डिस्टेंस तो बनाना ही बनाना है, लेकिन कानून जो है जो हमें अवगत करा रहा है उसकी पालना हमें करनी ज़रूरी है। तो हमारा मेन विषय है आर्थिक तंगी को देखते हुए किराए को कम कराना। कलेक्टर साहब ने आश्वासन ये दिया कि पूरी दुनिया जो है एकजुट इस वैश्विक बीमारी का सामना कर रही है, और हर किसी को समझना चाहिए कि आर्थिक तंगी देखते हुए कोई हर प्रकार का जो सहायता दे रही है। तो हम सबके जो 95% जो लोगों के जो किराए की दुकानें हैं, बहुत ही छोटा व्यवसाय है, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है, हफ्ते करने को हज़ारों, लेकिन यहाँ पे घर खर्चे, ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना वो बात है। तो इसको देखते हुए जितने भी दुकान मालिक है, जरूरी नहीं कि सैलून वाले हों, कोई भी हो ऐसे हों, तो कृपया कर जब तक ये परिस्थिति है उनका साथ दें, उनको परेशान ना किया जाए, उनके किराए में कटौती की जाए। आज हम हमारी फोटोग्राफर एसोसिएशन है हनुमानगढ़ की, तो उसके लिए हम आए थे क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तो हमारी दुकानें वगैरह सब बंद चल रही हैं, और प्रशासन की तरफ से भी हमें लगभग 6 महीने की तक रोक लगा रखी है, फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। तो फोटोग्राफी में जितने भी हमारे लोग हैं तो वो सब घर पे बैठे हैं, शॉप्स बंद हैं, शॉप भी खोलने का कोई तुक नहीं है क्योंकि कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो शादी विवाह फंक्शन नहीं निकाल सकते, अब अक्टूबर तक भी शादी नहीं है। उसके चक्कर में अब उनकी आजीविका है जो सर्वाइव करेंगे वो कैसे करेंगे, उसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए थे। और सेकंड बात, जैसे कई लोगों ने, हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने बैंकों से लोन ले रखे हैं कैमराज के लिए और इक्विपमेंट के लिए, तो उनकी जो किस्तें हैं वो कैसे भरेंगे। अब जैसे कोई प्राइवेट हैं जो बैंक हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अभी भी टैक्स लगा रहे हैं, उनकी ईएमआई नहीं आती है तो वो पेनल्टी लगा रहे हैं, उनका बाउंस चेक पर वो चार्जेस कट रहे हैं, तो वो बेचारे मतलब परेशानी में आ रहे हैं, मानसिक परेशानी भी आ रही है। इसके लिए हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। तो कलेक्टर साहब आज मीटिंग में थे, एडीएम साहब भी टूर गए हुए हैं, तो हमने उनके एडीएम साहब के जो पीए हैं उनको अपना ज्ञापन दिया है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा भी थोड़ा सोचा जाए, क्योंकि हम भी प्रशासन के साथ कई बार काम करते हैं, जब भी इनको ज़रूरत होती है तो हमारी तरफ से भी हमारे बंदे इनके साथ वीडियो, जब चुनाव ड्यूटी होती है या अन्य कोई कार्य होता है तो हमारे बंदे भी इनके साथ यूज़ होते हैं। फोटोग्राफर को दिक्कत है, एक तो दुकानें खोलने नहीं जा रही, आज छोटी मोटी मैरिज भी है उसमें हमें जाने नहीं जा रहा, तो हमारा व्यवसाय बिल्कुल बिक चुका है। 1 साल तक हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, तो हमारा रोजी रोटी का साधन बिल्कुल नहीं चल रहा है। एक जो आज छोटे मोटे भाव ने कोई लोन ले रखा बैंक, तो बैंक वाले बारी बारी तंग कर रहे हैं, तो आज हम किस्त कहाँ से चुकाएं। तो यही कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो जन सुनवाई हो, हमारी कोई सहायता हो, आज किराए कहाँ से दें। तो सबसे तबका गिराव तबका हम मानते हैं कि अगर हम कहीं पूछा नहीं जाता, किसी बैंक से लोन नहीं हमको मिलता, तो यही हमारी मजबूरी है कि सुनवाई हो। कलेक्टर साहब तो मीटिंग में एडीएम साहब के पीए को ज्ञापन दे गए हैं। कपड़ा व्यापारियों ने लॉकडाउन में दुकानें खोलने के मुद्दे पर जिला प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए समान नीति अपनाने का आग्रह किया है। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो। टाउन में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार द्वारा धीरे धीरे दुकानों के संचालन की छूट दी जा रही है, ऐसे में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कपड़ा व्यापारियों ने विरोध दर्ज करवाया। व्यापारियों ने बताया कि टाउन जंक्शन बाजार में ऑटो स्पेयर पार्ट्स से लेकर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कपड़े की दुकानें खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई। कपड़ा व्यापारियों ने कहा कि 2 महीने से लागू हुए लॉकडाउन के चलते उनकी आर्थिक स्थितियां बदहाल होती जा रही है, ऐसे में व्यापार ही उनकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का काम करेगा। लेकिन सरकार द्वारा कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जो काफी भेदभावपूर्ण रवैया है। लिहाजा कपड़ा व्यापारियों ने शीघ्र दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। ਹਾਂਜੀ ਸਾਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 22/3 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਚੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ नहीं खोलेंगे। पता नहीं जी हम खोलिया कि नहीं खोलिया, तो बाकी तो खुले, बाकी साढ़े वाला बाजार सारा ही बंद है। हम 22 तरीक से बंद पड़ी है, 22/3 से, और हमारे को परमिशन दी जाए जब दूसरों को दे रहे हैं। तो सारिया दुकाना बाजार खोल गया, कपड़ा के क्यों नहीं दे रहे परमिशन। हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि घर का खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है। हमको इसे जल्दी से जल्दी खोलने की परमिशन दी जाए। तो यही तो हमारे विभाग का सारा बाजार खोल गया, हलवाइयाँ तो खुल गई, सारी किराना वाली खुलती है, मेडिकल खुलती हैं,
तो बिजली भी खुल गई, तो हमारे को क्या बात अभी ऐसा जो दुकान की तो ये परमिशन नहीं दे रहे। हमारे जब वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा तो हमारे कपड़े और कोरोना फैलेगा क्या? मैं राज्य सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब शराब की दुकानें, हलवाई की दुकानें और सब परचून की दुकानें वगैरह खुल गई हैं, कपड़ा एक 60 दिन से बंद पड़ी है, हमारी कोई भी दुकान नहीं खुली। मैं आप सरकार से कहना चाहता हूँ कि कपड़ा यूनियन की तरफ से ये मांग है कि कपड़े की दुकानें शीघ्र खोली जाएँ। कपड़े की दुकानें, रेडीमेड की दुकानें और जनरल मर्चेंट की दुकानें लगभग 60-65 दिन से बंद पड़ी हैं। इसको शीघ्र खोलने की कृपा की जाए। हाँ, आर्थिक स्थिति सब व्यापारियों की खराब हो रही है। सरकार स्टाफ को पैसे कैसे दे, लोग सरकार को पैसे कैसे दें? 60 दिन से हम घर बैठे हैं, हमारा स्टाफ घर बैठा है, हम क्या करें? कितनी बार प्रशासन के पास गए हैं, कपड़ा यूनियन वाले 6-7 बार गए हैं। प्रशासन कहता है आपको हमको जवाब दे दिया जाएगा, जैसी स्थिति होगी वैसे, और वैसी स्थिति हम रख रहे हैं। खाने की दुकानों में जितने ग्राहक आते हैं उससे कम ग्राहक कपड़े की दुकानों में आते हैं। डिस्टेंसिंग बढ़ाई लगने के लिए सब तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों की पालना करते रहिए। नमस्कार।